तो क्लास 10 की फिजिक्स में हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो क्लास 10 पार्ट 4 फिजिक्स, ठीक है। तो सिंपल मिरर, रिफ्लेक्शन बाय सिंपल मिरर हो गया था, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है। तो रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर हमें पढ़ना है। तो पहले रिफ्लेक्शन तो हम जानते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होता है हम ये जान लेते हैं, ठीक है। तो समतल दर्पण की परिभाषा हमने बताई थी कि समतल दर्पण एक समतल पारदर्शी कांच का एक भाग होता है जिसके एक भाग पर पेंटिंग करी जाती है। तो वही सिंपल मिरर बनता है। यहाँ स्फेरिकल है, मतलब कि यह स्फेरिकल पारदर्शी कांच का एक भाग होगा, अर्थात स्फेरिकल हालो मिरर मीन्स एक गोलीय खोखला पारदर्शी कांच। मान लीजिए आपके पास एक गोली खोखला पारदर्शी कांच है, ठीक है, और इसका भाग है, मतलब आपने काट दिया तो हमें ये संरचना मिलेगी, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि आप पेंटिंग किधर से करेंगे। अगर आप इसके उभरे हुए भाग पर करते हैं तो ये निकल के आता है अवतल दर्पण। अगर पेंटिंग आप इसके दबे हुए भाग पर करते हैं तो ये निकल के आता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा, तो अवतल दर्पण की परिभाषा में कहेंगे कि हम अवतल दर्पण एक पारदर्शी खोखले गोले का कांच का एक भाग होता है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पेंटिंग की जाती है, अर्थात इसका दबा हुआ जो तल है वो पारदर्शक तल की तरह काम करता है। ये वाला तल किसकी तरह काम करेगा? पारदर्शक तल। मतलब जो भी रिफ्लेक्शन की घटना होगी इसके इस वाले सरफेस से होगी। और इसका उत्तल दर्पण की परिभाषा, तो उत्तल दर्पण गोली खोखले कांच का एक भाग होता है जिसके दबे हुए भाग पर पेंटिंग की जाती है, अर्थात इसका उभरा हुआ भाग पारदर्शक तल की तरह व्यवहार करता है। तो ये हुआ दर्पण की परिभाषा। स्फेरिकल मतलब गोली दर्पण की परिभाषा। उसमें भी गोली दर्पण दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दबा हुआ भाग पारदर्शक तल की तरह व्यवहार करेगा और उत्तल दर्पण में उभरा हुआ भाग पारदर्शक तल की तरह व्यवहार करेगा। अब कुछ डिफिनीशंस हैं इस गोली दर्पण से जुड़े हुए, हम उनको जानते हैं। जो डेफिनेशन है वो है पोल अर्थात ध्रुव, उसके बाद वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसे हम कहेंगे वक्रता केंद्र। फिर बात करेंगे हम वक्रता त्रिज्या की। रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। फिर बात करेंगे हम फोकस की। फिर बात करेंगे हम फोकस लेंथ की, फोकल लेंथ, फोकल दूरी। अर्थात ये तीन चार जो जितनी भी परिभाषाएं हैं उसको हम जानेंगे, ठीक है। कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और फोकस क्या होता है, फोकल दूरी क्या होती है, ठीक है। तो ध्रुव क्या होता है? तो ध्रुव दोनों में होगा, अवतल दर्पण चाहे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो हम
ध्रुव को किसी एक दर्पण में समझ लेते हैं। तो ध्रुव, ये जो परावर्तक तल है उसका मध्य बिंदु होता है। ये परावर्तक तल है, तो इसका जो भी मध्य बिंदु होगा उसे हम कहेंगे ध्रुव, पोल। तो ध्रुव क्या होता है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक ना। ऐसे उत्तल दर्पण में एक ध्रुव होगा, इसका एक मध्य बिंदु होगा जिसे हम ध्रुव कहेंगे। इसे P से डिनोट करते हैं, ठीक है, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ध्रुव हो गया। ध्रुव क्या होता है? तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ये हो रहा उत्तल दर्पण का ध्रुव और ये रहा उत्तल दर्पण का ध्रुव। अब हम बात करते हैं वक्रता केंद्र। इसे आप सेंटर ऑफ कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि जो भी हमारा दर्पण है वह किसी न किसी खोखले गोले का भाग है, ठीक है। हमारा जो दर्पण है वो क्या है? खोखले गोले का भाग है। तो गोला है तो उसका केंद्र होगा और उसकी त्रिज्या होगी। तो उसी खोखले गोले की केंद्र को हम कह देंगे वक्रता केंद्र और उसी खोखले गोले की त्रिज्या को हम कह देंगे वक्रता त्रिज्या। अर्थात दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसका एक केंद्र होगा सेंटर, और उस सेंटर को हम रिप्रेजेंट करेंगे C से, ठीक है। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ऐसे यहां से आप काटेंगे इसको, ये उत्तल दर्पण और यहाँ कहीं इसका वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। यहाँ पे पोल। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर वक्रता त्रिज्या की। रेडियस ऑफ कर्व। ये क्या होता है? तो भाई जो दर्पण है वो एक गोले से बना हुआ है, तो गोले का केंद्र होगा, गोले की त्रिज्या होगी, तो उसी की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कह देंगे। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो ये त्रिज्या होगी, इसको हम रेडियस R से डिनोट करेंगे। तो यहां से सेंटर से लेकर, और ऐसे भी हम जानते हैं कि केंद्र से लेकर परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ऐसे ये सेंटर है, इसको पोल से मिला दीजिए, ये रेडियस ऑफ कर्व हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या जैसे वृत्त या गोले में केंद्र और त्रिज्या होती है, ठीक वही वाला है, ठीक ना। बस यहाँ पर हम उसे दर्पण की भाषा में दर्पण के लिए समझ रहे हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और उस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। एक चीज और अब हम जान लेते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने जाना कि ये दर्पण है, दर्पण में भी अवतल है, इसका एक ध्रुव होगा, इसका एक केंद्र होगा और इसकी एक त्रिज्या होगी। इस केंद्र को वक्रता केंद्र कहेंगे, इस त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो मुख्य अक्ष की परिभाषा प्रिंसिपल एक्सिस की। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, मतलब ऐसे, ठीक है। और इसी का एक भाग होता है
रेडियस ऑफ कर्व मतलब कि वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आप खींच दीजिए लंबा, वो क्या हो गया, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आगे हम जो भी फिगर मेंटेन करेंगे, जो भी हम फिगर स्केच करेंगे, उसमें वक्रता त्रिज्या का रोल रहेगा। ठीक है, आगे अभी हम फोकस की परिभाषा बताएंगे तो उसमें भी वक्रता, उसमें भी मुख्य अक्ष के समांतर बात किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसे ही उत्तल में होगा और ऐसे ही ऐसे ही अवतल में होगा और ऐसे ही उत्तल में होगा। और ध्यान देने की बात है कि उत्तल की जो वक्रता केंद्र होगा वो इधर न होके इधर होगा, क्योंकि गोला ऐसे निर्मित होगा तो केंद्र इधर होगा। तो ये रहा वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और मुख्य अक्ष। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन की, जिसका नाम है फोकस। और फोकस को हम दोनों दर्पण के लिए समझेंगे, अवतल के लिए और उत्तल के लिए। इसे कहीं कहीं मुख्य फोकस भी कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस। हालांकि प्रिंसिपल फोकस का मेन यूज लेंस में हम करते हैं, क्योंकि वहां दो प्रकार के फोकस पाए जाते हैं, एक मुख्य और एक द्वितीयक। तो अब हम बात करते हैं फोकस की। तो ये हमारा अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, इसी पर होगा वक्रता केंद्र। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फोकस क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरणें इस पर दर्पण पर पड़ेंगी तो उनमें से कुछ मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी उसका परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात वो गुजरेगी। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी उसी को हम कहेंगे फोकस। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो एक बार परिभाषा डिफिनीशन देख लेते हैं हम कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली रेखा परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। ठीक है, ये अवतल दर्पण का फोकस है। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तल की, और फिर बात करेंगे कि अगर फोकस की परिभाषा दोनों के लिए लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो फोकस किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए कनकेव मिरर। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण का फोकस। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण का फोकस। कन्वेक्स मिरर, तो हम कन्वेक्स मिरर की परिभाषा में पढ़े हैं कि इसका उभरा हुआ तल परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है। तो ये इधर उभरे हुए तल से परावर्तन की घटना होगी, यहाँ इसका ध्रुव होगा, यहाँ इसका वक्रता केंद्र होगा, वक्रता केंद्र इसका दाएं साइड होगा। ठीक है, अब भाई यहां से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी। ठीक है, अब ये परावर्तन के पश्चात ऐसे न जाके ऐसे निकलती है। ठीक है, तो अब यहाँ काटी तो है नहीं मुख्य अक्ष को, तब क्या कहेंगे, तो इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये काटती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में जब हम फोकस की परिभाषा पढ़ेंगे तो ऐसे कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हुई प्रतीत होती है, काटती नहीं है, यहाँ पे वर्चुअली काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम कहते हैं
मुख्य फोकस किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हुई प्रतीत होती है उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। आपके लिए आ सकता है कि अवतल दर्पण का चित्र सहित फोकस की परिभाषा बताइए, या फिर उत्तल दर्पण के लिए चित्र सहित फोकस की परिभाषा बताइए, या सीधे आ सकता है कि फोकस की परिभाषा बताइए। अब अगर आ गया कि फोकस की परिभाषा बताइए, अगर अवतल के लिए आ गया तो इससे पिछला वाला उत्तल के लिए आ गया, तो ये अब की बात करते हैं फोकस की परिभाषा। दोनों के लिए लिखना हो तो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती है अथवा काटती हुई प्रतीत होती है। अवतल में काटेगी, उत्तल में काटती हुई प्रतीत होगी, तो उसे हम कहेंगे फोकस, ठीक है, उसे हम कहेंगे फोकस। तो फोकस की एक बार और परिभाषा दोनों के लिए कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटती हैं अथवा काटती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो ये रहा फोकस की परिभाषा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th वालों के लिए पूछता रहता है, ठीक है। तो आप कहीं भी बनाएंगे तो चित्र दिखा देंगे, ठीक है, कि ऐसे होता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहीं पे बता दूं, उत्तल और अवतल दर्पण आपको नहीं बताया। मैं थोड़ा अंतर बता दिया जाए। देखो अंतर बहुत है, अवतल की फोकस दूरी माइनस में होती है, उत्तल की प्लस में होती है। ये तब पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन फॉर ऑप्टिक्स, मतलब हम साइन के चिन्ह परिपाटी जब हम पढ़ेंगे तो हम पता करेंगे कि कब किसकी फोकस पॉजिटिव है, किसकी फोकस निगेटिव है। लेकिन अगर यहाँ पे अभी ऊपरी तौर से देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है, अवतल दर्पण का दबा हुआ पृष्ठ परावर्तक तल की भांति व्यवहार करता है। एक मेन परिभाषा जो हम आपको, एक मेन अंतर जो हम बताना चाह रहे हैं, ये होता है डाइवर्जिंग और ये होता है कन्वर्जिंग। हिंदी में कन्वर्जिंग का मतलब जो किरणों को एक बिंदु पर लाकर समेटता हो, और डाइवर्जिंग का मतलब जो किरणों को फैलाता हो, ठीक है, अपसारी और अभिसारी। तो शायद इसका मतलब अपसारी होता है और इसका मतलब होता है अभिसारी। अपसारी का मतलब जो किरणों को फैलाए, सॉरी सॉरी सॉरी, देख लीजिए, कल हिंदी बता देंगे क्या होता है। चित्र बना के बताया जाए। तो हमने बात की कनकेव, अवतल दर्पण, ये हमारा कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग का मतलब वो किरणों को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज का मतलब समेटता है, समेट के एक बिंदु पर लाता है। अब हम देख लेते हैं कैसे। ये अवतल दर्पण है, ये इसका पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, हमने पढ़ा। अभी आगे हम आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वहां पर आपको बताएंगे कि जो फोकल लेंथ होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक ना। तो मतलब जो फोकस होगा वो वक्रता त्रिज्या और पोल के बीच में होगा, ये फोकस है। तो यहां से मान लीजिए किरणें जा रही हैं समांतर, ठीक है।
तो यहाँ अवतल दर्पण है हमारा, यहाँ पे किरणें जा रही हैं अवतल दर्पण पे, तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, मतलब किरणों को एक बिंदु पर समेकित करेगा। मतलब ये समांतर है तो फोकस से जाएगी, ये भी समांतर है तो फोकस से जाएगी, ये वाली भी किरण समांतर है तो फोकस से जाएगी, और ये वाली भी किरण समांतर है तो फोकस से ही जाएगी। इसने क्या किया, इसने किरणों को, ये किरणें थी और इसको समेट दिया, तो इसलिए इसे कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। मतलब एक ऐसा दर्पण है ये जो किरणों को, आने वाली किरणों को समेटता है एक बिंदु पर। यहाँ आपने देख लिया, चूंकि ये किरणें मुख्य अक्ष के समांतर थी इसलिए कहां से होकर जाएंगी, फोकस से। फोकस एक बिंदु है और ये सभी किरणें एक बिंदु से होकर जा रही हैं, तो समेकित कर दिया, समेट दिया, ठीक है, कन्वर्ज कर दिया, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। शायद इसे अभिसारी कहते हैं, जो भी है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण एक डाइवर्जिंग मिरर होता है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब एक किरणों को फैलाता है, ठीक है। देखें कैसे। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका फोकस दोनों इधर होगा, क्योंकि गोला ऐसे बना होगा, ठीक है। तो अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी, तो ये क्या करेगा कि किरणों को फैला देगा, ठीक है, कुछ ऐसे। और जब इन्हें हम पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डाइवर्जिंग, मतलब आने वाली किरणों को फैला रहा है, और ये हो गया कन्वर्जिंग, मतलब आने वाली किरणों को एक बिंदु पर समेट रहा है। तो उत्तल दर्पण एक डाइवर्जिंग मिरर होता है और अवतल दर्पण एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, मतलब किरणों को एक बिंदु पर समेटता है और ये किरणों को फैला देता है। तो जहां हमें किरणों को समेटने का काम करना होगा वहां अवतल दर्पण यूज करेंगे, जहां किरणों को फैलाने का काम करना होगा वहां उत्तल दर्पण यूज करेंगे, ठीक ना। क्या उत्तल दर्पण जैसा कोई तल लेंगे, जैसे आप इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें बताना था फोकल लेंथ की परिभाषा। तो फोकल लेंथ की परिभाषा होती क्या है, यही देख लीजिए। ये रहा फोकस, ये रहा पोल। तो फोकस से पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। ये रहा पोल, ये रहा फोकस, तो इसके बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल दूरी। मतलब पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल दूरी कहते हैं। ऐसे ही पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक परिभाषाएं थी जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि रे डायग्राम बनाना है हमें, लेकिन रे डायग्राम को बनाने से पहले अब हम कुछ नियम जान लेते हैं। कि हमने बताया था जब प्रतिबिंब बनाना रहता है तो कम से कम 2 किरणें लेते हैं, ठीक है। तो आप कोई एट रैंडम 2 किरणें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी किरण कहां से जाती है। तो कुछ ऐसी किरणें हैं जिनके बारे में निश्चित है कि अगर ये किरण यहां से जा रही है तो यहीं से जाएगी, ठीक है। तो उन 3-4 जो भी किरणें हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन सी किरण कहां से जाएगी, तो जब परावर्तन होगी तो कहां से निकलेगी। और उन्हीं किरणों को लेकर हम आगे जब हम इमेज फ्रॉम रिफ्लेक्शन, इमेज फ्रॉम मिरर पढ़ेंगे तो उसमें हम बनाएंगे। तो आज देख लेते हैं, कल इसको रिवाइज भी कर देंगे हम जल्दी से। रूल फॉर स्केचिंग रे डायग्राम फ्रॉम मिरर, मतलब कि आपको कुछ किरणों के बारे में जानना है कि वो किरणें जब आप रे डायग्राम बनाएंगे तो वो सहायता करेंगी, तो उन्हीं किरणों को हम लेंगे
आप एट रैंडम ऐसे कोई किरण नहीं ले लेंगे, हम उन्हीं पर्टिकुलर किरणों को लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वो किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो कहां से होकर जाएंगी। जैसे एक किरण हम लेते हैं, रे पासिंग थ्रू पोल। ये अवतल दर्पण है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये फोकल दूरी है, ये ध्रुव है, ठीक है, और यहां से यहां तक वक्रता त्रिज्या है। इतना आपने परिभाषा पढ़ा था। अब हम ये जाने कि अगर कोई किरण पोल पे आती है तो क्या होगा, ठीक है, वो किधर को जाएगी, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे कि त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है, ठीक है, त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है। तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, मतलब वक्रता केंद्र से होकर जाता है, तो एक तरीके से ये परिधि पर लंब होता है, नियम के हिसाब से लंब होता है, क्योंकि यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगी और त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होती है, मतलब ये किरण हमेशा इस पर लंब होगी। अब उसका क्या यूज है, तो जब लंब होगी तो वो किसकी तरह व्यवहार करेगा, नॉर्मल की तरह, अभिलंब की तरह। तो इस पे अगर कोई किरण आती है इस बिंदु पर, तो जितने का कोण बनाती हुई आएगी उतना ही कोण बनाती हुई निकल भी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा तो अगर ये लंब है अर्थात ये किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्मल की तरह, अभिलंब की तरह, ठीक है। तो अगर कोई किरण यहाँ से आती है, मान लीजिए आई का कोण बना रही है, तो यहां से वो निकलेगी कितने का कोण बनाते हुए, आर का, और परावर्तन के नियम से हम आई बराबर क्या जानते हैं, आर। मतलब अगर पोल पर कोई किरण आती है तो उतने का ही कोण बनाएगी, जब जितने में अगर कोई किरण पोल पर आती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब वहां परावर्तित हो जाती है, तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक ना। परावर्तन के दूसरे नियम से हमने यहाँ बता दिया कैसे, क्योंकि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो चूंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाता है, अर्थात वक्रता केंद्र से होकर जाता है, इसलिए ये परिधि पर, ये चूंकि परिधि है तो परिधि पर लंब होता है, अर्थात ये अभिलंब की तरह व्यवहार करता है। तो अगर ये किरण आ रही है तो ये आपतन कोण हो जाएगा, और ये जा रही है ये परावर्तन कोण हो जाएगा, तो और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आज यहीं तक, कल इसके आगे हम पढ़ेंगे कि क्या होगा अगर किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, क्या होगा अगर किरण फोकस से जाए, क्या होगा अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए। तो ये 4 प्रकार की किरणों को हम जान लेंगे कि जब ये जाएंगी तो इनके साथ कौन सी घटना होगी। उसके बाद इन्हीं 4 किरणों की सहायता से आगे जितने भी हम रे डायग्राम बनाएंगे इन्हीं 4 किरणों की सहायता से बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।